हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जीमैन क्रैश कोर्स इस चैनल पर लॉन्च किया था। आज उस क्रैश कोर्स का डे 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सेशन में आपको कुछ जीमेन्स की इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट, आज हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये की डाउट होता है कि कम समय पर ज़्यादा क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है लेकिन आपको क्वेश्चन क्या करना है, ज़्यादा सॉल्व करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस ये कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं, ठीक है, कि सर हमारा टाइम की वजह से, मतलब अगर टाइम हमें और मिला होता तो हमें और क्वेश्चंस आराम से, और मार्क्स आराम से हमारे आ सकते थे। ठीक है, मेनली आपको 3 आवर मिलते हैं। ठीक है, और 75 आपके पास 75 होते हैं ना बच्चों? हाँ, 75 आपके पास क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब कम टाइम पर आपको, अब ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अरे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत थोड़ी है। अरे जी मेंस क्वालिफाई करने के लिए और एक अच्छी रैंक लाने के लिए क्या सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी कर लिए, 60 क्वेश्चंस भी कर लिए, आपकी अच्छी खासी रैंक बन जाएगी, आपकी अच्छी खासी रैंक बन जाएगी। और एडवांस के लिए तो आप पहले ही क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि अब ज्यादा की चीज क्या, अब देखो आपके पास रखना क्या है, देखो क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर। ठीक है, होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए यार। 75 क्वेश्चंस क्यों करूं मैं, क्यों करूं 75 क्वेश्चंस जब 60 क्वेश्चंस में मेरा काम बन जा रहा है। अब देखो मेरी बात, जब आपके 60 क्वेश्चंस जो आप बना रहे हो ना, वो ऐसे बनाने हैं कि कुछ भी हो जाए वो आपके गलत होंगे नहीं। ठीक है, आपके अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं, मान लो आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, अब अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रखो कि 60 में से मेरे हाफ क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस या एक रेंज पर 45 क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये रेंज बढ़ सकती है 50 से 55 क्वेश्चन भी। ठीक है, और उस 60 क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस है, 3 4 5 6 क्वेश्चंस है जो कि गलत है। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, अभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बच्चों होता ये है कि आपके पास टाइम नहीं हो पाता, आप एक ही क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा लगा देते हो। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, नहीं हो रहा तो उसी को करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ये गलत बात है भाई, गलत बात है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, उस क्वेश्चन को स्किप करो, उस क्वेश्चन को क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, स्किप करो। अब ध्यान देना, उन्हीं क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना जिनका कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा है एंगुलर मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, छूटते ही इसका क्वेश्चन एकदम आराम से बना दोगे आप। ठीक है, अब लॉ ऑफ, मान लो एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आ गया और आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, स्किप किया, तो मतलब आपको इसके बारे में एक भी नॉलेज नहीं है, कभी भी इसको अटेम्प्ट मत करना, इसको छोड़ो और आगे पर बढ़ो। ठीक है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उन्हीं क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है बस। ठीक है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ के नहीं गए उन पर आप दिमाग लगाओगे तो फिर हो गया काम, फिर टाइम भी वेस्ट होगा। अब ध्यान दो बच्चों, एक होता है एक्यूरेसी, ठीक है, और एक होती है स्पीड। ठीक है, अब ये है कि आपको दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी, दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये होते हैं ना कि स्पीड मतलब जल्दी के चक्कर पर ना एक्यूरेसी कम कर देते हैं, अपनी एक्यूरेसी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उन्हें पता है कि टाइम कम बचा है, मेरे को क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, और जल्दी जल्दी के चक्कर पे आप छोटी मोटी यूनिट्स वाली गलती कर जाते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड तो मेंटेन करनी है लेकिन एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी का मतलब है, क्या मतलब है एक्यूरेसी का? आपने देखो, 2 स्टूडेंट्स मानो, यहाँ पर 2 बच्चे मानो, चलो मानो यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये मैं हूं, ठीक है,
और ये कोई दूसरा बच्चा है, ठीक है। इसने 10 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। इसने 10 मिनट में 8 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, ठीक है। क्वेश्चन करने की स्पीड किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। 10 मिनट में 8 क्वेश्चन कर देता है। अब मैं 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब आंसर किया या जब क्वेश्चंस क्या हुए, चेक हुए, तो निकल के क्या आया कि मेरे 5 के 5 एकदम सही है, एकदम सारे सही। मैंने 10 मिनट लिया लेकिन 5 क्वेश्चन किए, और लेकिन 5 के 5 के एकदम सही, ठीक है। अब इसने 10 मिनट लिए, 8 क्वेश्चंस करे, और इसके कितने क्वेश्चन सही है? 3 क्वेश्चन सही है और 5 गलत है, 5 गलत है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ क्या फायदा हुआ? वो 10 मिनट लेता और अच्छे से कम 5 क्वेश्चन तो सही कर जाता। इसे कहते हैं बच्चों एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन। स्पीड है ठीक ठाक है, लेकिन एक्यूरेसी भी है उसके साथ। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी डिफिकल्ट होता है एक साथ दोनों को मेंटेन करना, एक साथ दोनों को मेंटेन करना। अगर ये आ गया तो आधा से ज्यादा 50% मार्क्स तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। और 50% मार्क्स क्या है? कंसेप्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है यार, रिवीजन आपको करते रहनी है। देखो मैं यही कह रहा हूँ, जो लास्ट के 30 डेज है ना, उन पे रिवीजन करते रहो। कोई नया कंसेप्ट मत उठाओ, लेकिन रिवीजन करते रहो, ठीक है। और आपने एक कैरेक्टर देखा होगा, एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा, ठीक है, ड्रैगन बॉल सेट। सबने देखा है यार ड्रैगन बॉल सेट? नहीं देखा क्या? डीबी सेट, ठीक है। तो उसमें एक फिक्शन कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गोकू। गोकू को तो बच्चा जानता है ना भाई, गोकू, ठीक है। गोकू का मोटिव क्या होता था? ये भाई इसकी एक खासियत थी, बहुत इंपॉर्टेंट खासियत थी इसकी बच्चों। ये रुकता नहीं था यार, ये रुकता बिल्कुल नहीं था, कोई चीज उसने कर ली, ट्रेनिंग करता रहता था मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता रहता था? ट्रेनिंग करते रहता था, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था, ट्रेनिंग करता रहता था, ट्रेनिंग करता रहता था। अब जब ये ट्रेनिंग करता था तो सोचो, जब ये ट्रेनिंग करेगा तो ये और स्ट्रांग बनेगा नहीं बनेगा? जाहिर सी बात है बनेगा। इसका मोटिव ये थोड़ी था कि मेरे को स्ट्रांग बनना है, नहीं, इसका मोटिव ये था कि मेरे को ट्रेनिंग करते रहना है। स्ट्रांग तो अपने आप बन जाएगा। अरे जब ट्रेनिंग आप करते रहोगे तो स्ट्रांग नहीं बनोगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके के बच्चों, इसी तरीके से आपको क्या करने मेरे प्यारे बच्चों? रिवीजन करते रहनी है, ठीक है। रिवीजन वाला फ्लो आपको नहीं तोड़ना यार, रिवीजन वाला फ्लो आपको नहीं तोड़ना। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, अरे यार ये चैप्टर मुझे आ गया, अब रिवीजन की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं बच्चे, आपको आता है फिर भी 10-15 मिनट की आप रिवीजन कर लो उसकी, कुछ थोड़ी होगा। 10-15 मिनट में कुछ थोड़ी होगा। 10-15 मिनट में आप क्या करो, फिर से उसकी रिवीजन कर लो जितना अच्छे से आपको आता है। रिवीजन करते रहनी है। अगर रिवीजन करते रहनी है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, पकड़ आ जाएगी एकदम, ठीक है। तो चलो बच्चों सेशन को करते हैं आज स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? रोटेशनल मोशन। बेसिकली मैंने रोटेशनल जो डायनेमिक्स थी वो 2 पार्ट में कवर की है। डे 7 में मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी के बारे में पूरा बता दिया है, और डे 8 मैंने इसलिए रखा है बच्चों, एक ही चैप्टर है यार, एक ही चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट मैंने ब्रेक कर दिया, चैप्टर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपके लिए आसानी होगी बिल्कुल। वो 1 घंटे का लेक्चर है और ये आज भी 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट को मैंने ब्रेक किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वहां मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी के बारे में खाली बताया था, पढ़ाया था, रिवीजन कराई थी और क्वेश्चंस करवाए थे। कोई मोशन हमने नहीं देखा था कि रिजिड बॉडी मोशन कैसे करती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, कि ये रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको दूंगा। जो कंसेप्ट आपको नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमको ये नहीं आता, सर हमें बर्नौली प्रिंसिपल्स नहीं आते, सर हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता। 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, बिल्कुल
ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आज की जो जनरेशन है ना, उनको सिंपल लैंग्वेज ज्यादा पसंद है। अरे बुक की लैंग्वेज लिखी रहती है, हाँ बुक की लैंग्वेज है, हम अपने सिंपल लैंग्वेज पर आपको बताएंगे कैसे चीजें होती है, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो चैनल पर आज नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करो और रिकमेंड करो कि हाँ इस चैनल पर वीडियोस आती है, अच्छी अच्छी वीडियोस आती है, ठीक है। अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग आती है, सीबीएसई के रिगार्डिंग आती है, नीट के रिगार्डिंग भी आती है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के रिवीजन क्या है, रिवीजन एंड लर्निंग फॉर द डे क्या है, कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट जानेंगे, यह होता क्या है, इसकी इक्वेशन भी जानेंगे। अरे कोई चीज जब मोशन पे आती है तो उसकी इक्वेशन होती है नहीं की होती, कितना डिस्टेंस चली, कितनी वेलोसिटी से घूमी, कितना एक्सेलरेशन आया, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हम जानेंगे। कोई चीज घूम रही है तो भाई अपने आप तो नहीं घूम सकती, किसी ने फोर्स तो लगाया होगा, तो फोर्स के बारे में जानेंगे कि क्या फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब उसके पास अगर मास है और वेलोसिटी है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी तो होगा, ये लीनियर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम जैसे आपने लीनियर में सारी चीजें पढ़ी है ना, वही चीजें लीनियर क्या है, अगर आप एक लाइन पर चल रहे हो, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन क्या है कि अगर आप उस लाइन पर चल रहे हो, सीधे तो चल रहे हो और उस लाइन पर घूम भी रहे हो, जैसे टायर क्या करता है, रोड पर चलता भी है आगे लीनियर मोशन और घूमता भी है एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग क्या करता है, रोटेट भी करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के, रिजिड बॉडीज का हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और रिजिड बॉडी के रोटेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो इसको मेरे प्यारे बच्चों। अब रोटेशनल मोशन में सबसे पहले चीज हमारे पास आते क्या है, तो ये रोटेशनल मोशन में कैरेक्टराइज्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाई थी वो सारी चीजें एज इट इज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी चीजें एज इट इज। मान लो ये ओ सेंटर है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, कोई बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, अच्छा रोटेट कर रही है तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, पहले यहां पर थी अब यहां पर चले गई, वो डी थीटा क्या होता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी चीजें रोटेट करती है तो आगे क्या आता है, एंगुलर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वाला पहले अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है। अब ओमेगा, अब कोई चीज के पास अगर डिस्प्लेसमेंट आया तो उसके पास जरूर सी बात है, जाहिर सी बात है, क्या वेलोसिटी भी आएगी। तो ये ओमेगा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा जो होती है ना, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज कर रहा है। तो आप जाहिर सी बात है ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। अब कोई चीज के पास, किसी चीज के पास क्या मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, अब सिंपल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी लगेगा, सेम चीजें यहां पर होगी, सेम चीजें यहां पर होगी। अब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो जब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो क्या इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा? अजी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो यही तो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। आगे देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? अरे इसको थीटा को किस में मेजर करेंगे आप? रेडियन पर सेकंड है इसकी यूनिट, और डिवाइड बाय टाइम सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर सेम। अब मैंने आपको रिलेशन ये बताया था कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को आपस में हम रिलेट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो चीजें क्या थी?
वो चीजें क्या थी। अब v इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, r क्या बताया था जल्दी बताओ, r ओमेगा, और अल्फा इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू क्या बताया था, r अल्फा, यही तो बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अरे यही तो बताया था। और डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू r थीटा लो, ठीक है। तो जब कभी भी कुछ डिफरेंस नोट किया इस पे, हाँ जी किया, अरे वाह। v इज इक्वल, जब कभी भी आप लीनियर और किसको, लीनियर और रोटेशनल को आपस में इक्वेट करते हो तो आपको खाली r, ये r था ना बच्चों, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, हाँ देखो भाई, ठीक है इरेजर, ठीक है, इसको कम करो इरेजर को। अब देखो यहाँ आर मैंने लिखना था, तो ये देखो आर, ठीक है। तो अब रिलेट कर पा रहे हो, जब कभी भी लीनियर मोशन होता है और आपको रोटेशनल मोशन के साथ उसको रिलेट करना है, खाली आर का मल्टीप्लाई है, खाली आर का मल्टीप्लाई है बस, एज इट इज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टार्ट करो, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब जो न्यूटन्स ने क्या दी थी आपको, 3 इक्वेशंस दी थी लीनियर मोशन को सॉल्व करने के लिए, कौन कौन सी थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें बताई है। अगर वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी है, लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है, तो उसमें क्या होती है, रोटेशनल मोशन में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी बस ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, यू क्या इनिशियल, तो ओमेगा नॉट क्या मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, बात खत्म, सिंपल। अरे यार जो लीनियर मोशन की इक्वेशन है वही तो सेम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है, बस चेंज क्या कर दिया है, अरे चेंज क्या कर दिया है, सिंबल चेंज कर दिए हैं। लीनियर में आप v से डिनोट कर रहे हो तो रोटेशनल में ओमेगा से डिनोट करोगे, बस एज इट इज। तो देखो इसको एक बार, समझ में आ गया ना, यही तो है। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा टी, थीटा इज इक्वल, थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, सेम एज इट इज। ये 3 इक्वेशन एज इट इज, और एक फोर्थ इक्वेशन भी होती है, फोर्थ इक्वेशन मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये लिखी है मैंने, क्यों लिखी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो आपको निकाल भी सकते हो, ठीक है, आप ड्राइव भी खुद अपने आप कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा डिवाइड बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट 2n माइनस के 1n क्या है, जितना nth होगा यार, जितना आपको निकालना है, 5th निकालना है, 6th निकालना है, 7th डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस तरीके से, ठीक है, n की वैल्यू आपको रखनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। एक टॉर्क एक ऐसा फोर्स, ध्यान में रखो इस बात को, जो मैं आपको ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इस सिंपल लैंग्वेज में क्यों बताता हूं, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप चीजें सुनोगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से रहेगा। अरे हाँ, टॉर्क क्या होता था, टॉर्क कुछ नहीं है, एक ऐसा फोर्स जो क्या कर दे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, वो टॉर्क है। अरे भाई, एक ऐसा फोर्स जो क्या कर दे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, वो क्या है, टॉर्क है। दरवाजा होता है ना बच्चों, या दरवाजा इस तरीके से लगा होता है ना, दरवाजा ये इस तरीके से, ठीक है, घुमा दो, मैं आपने फोर्स लगाया इस तरफ, टर्न हुआ कि नहीं हुआ, रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, अरे दरवाजा समझो इसको, दरवाजा, ठीक है, ये दरवाजा इस तरफ बाहर की तरफ, मैंने इस पे क्या लगाया, यहाँ से फोर्स लगाया तो ये रोटेट कर गया, इस तरफ थोड़ा सा घूम गया, टर्न कर गया, टर्निंग इफेक्ट आया ना, फोर्स लगाने से ही टर्निंग इफेक्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड, इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क, ठीक है, इसे कहते हैं टॉर्क। अभी पीछे बताया था आपने, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को रिलेट करना हो, अरे यार लीनियर मोशन और उसको किसको रिलेट करना हो तो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F,
टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एस। इसको टॉर्क कहो या टाउ कहो, एक ही बात है। इसको टाउ टाउ नहीं यार, अरे मेरे प्यारे बच्चे टाउ। अब बच्चे सुनते हैं ताऊ 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 जी वाला ताऊ नहीं यार, ताऊ जी वाला ताऊ नहीं, टाउ, ठीक है, टाउ, इस तरीके से टाउ है। अब यह है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी क्या पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होगी। अब आर क्रॉस एफ निकालोगे तो डायरेक्शन मिलेगी। अरे आर इस तरफ, मान लो आर इस तरफ, फोर्स इस तरफ, डायरेक्शन क्या ऊपर। अरे राइट हैंड थंब रूल भूल गए क्या? स्केलर एंड वेक्टर को मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। सारी चीजें मैंने आपको कवर करा रखी है स्केलर एंड वेक्टर में। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर इधर, ठीक है, अच्छा आर इधर है बच्चों, ये फोर्स इधर है, ठीक है, इस तरीके में देखेंगे आर इधर, फोर्स इधर अंदर गया, या इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कर्ल कर लो, आर ये है आर, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से मैं कैसे करूंगा इसको, आर और फोर्स मानो इस तरफ क्रॉस एफ, टॉर्क लगा ऊपर, इस तरह इस साइड लगेगा टॉर्क, किस तरीके से, ठीक है। अब इसको टॉर्क को समझो, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क को आप लिख कैसे सकते हो, ठीक है, टॉर्क को आप लिख कैसे सकते हो, ठीक है। तो ये देखोगे अभी टॉर्क के बारे में हम जानेंगे, टॉर्क को आप लिख कैसे सकते हो। किसी पॉइंट के अलोंग भी लिख सकते हो कि टॉर्क क्या होता है, और किसी एक्सिस के अलोंग भी आप लिख सकते हो कि टॉर्क कैसे होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, आर एफ साइन थीटा। चाहे आप रेडियस का परपेंडिकुलर लो, चाहे आप फोर्स का परपेंडिकुलर लो, ठीक है, चाहे आप रेडियस का परपेंडिकुलर लो, चाहे आप फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, वो आपको टॉर्क दे देगा। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मान लो, ठीक है, ये फोर्स लगा इस तरफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क लिखना है, ये रेडियस है, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, इस तरीके से रेडियस। अब आपको टॉर्क लिखना है इस पॉइंट के अलोंग, तो टॉर्क लिखना, जब भी आपको इस पॉइंट के अलोंग अगर आपको टॉर्क लिखना है, इस पॉइंट के अलोंग आपको क्या लिखना मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क लिखना है, तो आप क्या लेते हो, आप क्या लेते हो, हमेशा रेडियस का वो कंपोनेंट या फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, उस पॉइंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आर एफ साइन थीटा इसी से तो आता है मेरे प्यारे बच्चों, और आर एफ साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर जो कि इनकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखो क्या क्या लिखी है, बिल्कुल सारी चीजें बता दिया, ठीक है। ओनली, ध्यान दो इसको, ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ टॉर्क। फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे आप इसको आर एफ साइन थीटा करो इस तरीके से, चाहे टॉर्क को लिखो आप आर एफ परपेंडिकुलर, चाहे लिखो आप टॉर्क को क्या, आर परपेंडिकुलर एफ, ठीक है, बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, a torque produce an angular acceleration in a rotating body, thus torque is equals to I alpha। torque is equals to क्या होता है, I alpha। जैसे force is equals to mass into acceleration होता है, ठीक है, फोर्स लगाने से क्या प्रोड्यूस होता है, acceleration प्रोड्यूस होता है, वैसे ही तो यहाँ रोटेशनल में अगर आप फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगाओगे, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो वही तो है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या शो करता है, आई, ठीक है, और लीनियर में इस आई की जगह क्या लगाते हैं, मास एम, ठीक है। इस तरीके से बच्चों रिलेट सारी चीजें, लीनियर मोशन, जिसको लीनियर मोशन अच्छे से आता है वो ये भी अच्छे से कर लेगा, बस क्या कुछ करना है, हल छोटे मोटे फॉर्मूला याद नहीं होंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हाँ जी भाई, अब देखो कमाल, अब रिलेट करो चीजें। अरे वर्क डन क्या होता था, फोर्स एफ डॉट एस होता था, नहीं होता था। अगर आपने फोर्स लगाया और वो कुछ चीज डिस्प्लेस हो गई तो आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। अरे रोटेशन पे आ गया हूं यार, रोटेशन मोशन हो रहा है, तो अगर मैं रोटेशन मोशन हो रहा है, मैंने टॉर्क लगाया और उस टॉर्क ने कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो क्या मैंने वर्क नहीं किया इस केस में? अरे जी बिल्कुल किया। तो यही तो है टॉर्क डी डब्ल्यू। इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टी द गिवन बॉडी रोटेट्स बाय डी थीटा।
रोटेट कर गई बॉडी डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन क्या होगा, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क डॉट डी थीटा। लो भाई एज इट इज सेम सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, सेम है यार बेटा, सेम है। ध्यान से चीजें देखोगे ना तो चीजें रिलेट है, चीजें क्या कर रही है, आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है। तो इफ अंडर द चीजें देखो, टॉर्क जो बता दिया। नेक्स्ट देखो इन रोटेशनल मोशन पावर, अब देखो, अरे यार अभी अभी आपको बताया था वर्क एनर्जी में कि पावर को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ पावर क्या होगी रोटेशनल में, फोर्स की जगह टाउ डॉट वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा होती है। लो पावर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, टाउ डॉट ओमेगा। अरे टाउ डॉट ओमेगा, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आए आ गई, आ गई तो चलो आगे फिर, चलो नेक्स्ट, कलर यही रहने दो यार। एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम वैसे ही एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या था, लीनियर मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंटम क्या था, लीनियर, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर होगा, एंगुलर मतलब घूमने वाला मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम इसे लीनियर, देखो लीनियर मोशन पे, लीनियर मोशन, ठीक है, ये लीनियर मोशन में चीजें होती है, ठीक है, ये आपकी लीनियर मोशन में क्या होती है, चीजें होती है। और ये हमारा एल इज इक्वल टू क्या आएगा, आर क्रॉस भी आता है, आर क्रॉस पी आता है, आर क्रॉस पी आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होती है, रोटेशनल मोशन। ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन। चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, वहां टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस एफ। यहाँ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आर क्रॉस पी, वेक्टर है ना, वेक्टर शो कर सकते हो आप, ठीक है, क्रॉस लगा दिया मैंने, पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आता है वो क्या आता है, आर पी साइन थीटा एन कैप। यहाँ भी एज इट इज जो टॉर्क के लिए बोला था, जो टॉर्क के लिए बोला था, रेडियस का वो कंपोनेंट लेना है, रेडियल का वो कंपोनेंट लेना है जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। या मोमेंटम का वो कंपोनेंट लेना है जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी पॉइंट के अलोंग आपको बोला है एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए, तो ये पॉइंट वाला, ठीक है, पॉइंट वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये लगाओगे आप सीधा। अगर किसी पॉइंट के अलोंग आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर किसी एक्सिस के अलोंग आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो एक्सिस के अलोंग आपसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल, ठीक है। ये मास है, मास को किस में, आई, और वी को ओमेगा। तो ये लो आपका L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये है एक्सिस से। अगर आपको पूछ रहा है कि मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बताओ किसी एक्सिस के अलोंग, तो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा का यूज कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कुछ चीजें याद आ रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो सेम केस मेरे प्यारे बच्चों रोटेशन के लिए, सेम केस मेरे प्यारे बच्चों रोटेशन के लिए, अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, मतलब या एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है, मतलब टाउ नेट जीरो है, सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, और लग रहा है तो टोटल टॉर्क जो लग रहा है, नेट टॉर्क जो लग रहा है सिस्टम पर, वो जीरो है, ठीक है। इस केस पर आपका जो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्व होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अब इधर देखो,
लीनियर के केस में फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीवी बाई डी टी, सॉरी डीपी बाई डी टी था, ठीक है। इधर देखो क्या होता था, डीपी बाई डी टी होता था, नहीं होता था मेरे प्यारे बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, कौन सा इसमें गलत बात है। अब देखो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर जीरो है, अभी एक्सटर्नल फोर्स वाली मैंने बात नहीं की, ठीक है। आगे देखो टॉर्क इज इक्वल टू डीएल और टी डी टी आई ओमेगा, वी एल को क्या लिख दिया, आई ओमेगा, ठीक है। आई बाहर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आई अल्फा। अरे ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, 6 में मैंने कवर नहीं किया, तो 6 में मैंने एक चीज कवर नहीं किया कि एक्सटर्नल टॉर्क, वो लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मैं आगे कवर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पर एंगुलर इंपल्स आएगा। मैंने आपको इंपल्स बताई थी कि किसी छोटे से टाइम के लिए अगर आप फोर्स लगाते हो तो इंपल्स पर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो आपको क्या देती है, इंपैक्ट देती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और वो इंपल्स किसके इक्वल होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस के इनिशियल मोमेंटम, यही तो था। इस केस पर भी देखो क्या होता है भाई, ये लो, अरे यार जो सिंपल लीनियर मोशन में जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, सेम रोटेशन में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आता है, एंगुलर इंपल्स। अब ये एंगुलर इंपल्स क्या है, ये एंगुलर इंपल्स क्या है, जब आपने क्या किया, एक टॉर्क लगाया रोटेटिंग बॉडी पर किसी समय के लिए, वो समय क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। समय कहां से कहां जा रहा है, 0 से डेल्टा टी। तो वो जो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यहाँ देखो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम के, अगर मैं पूछूं, आपको एक सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम से मैं पूछ रहा हूं एंगुलर इंपल्स निकाल दो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि उस सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम पर कितना चेंज आया। अगर आपने ये निकाल लिया तो सिस्टम का क्या निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टम का एंगुलर इंपल्स निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यही तो होता है एंगुलर, ये देखो जे से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल जे, डेल्टा एल, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल एफ माइनस एल आई, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखो इसका कमाल, नेक्स्ट वाला तो सिंपल ही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, और उन सारे पार्टिकल्स का क्या पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या कर दो, समेशन ले लो बस। आई से कहां से, आई इज इक्वल टू 1 से लेके और n तक जितने पार्टिकल्स आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है, जब कभी भी टॉर्क एक्सटर्नल आपके पास 0 हो, जब कभी भी नेट टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो, या सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या लग रहा हो, 0 हो, ठीक है। या तो सिस्टम का पर क्या है, या तो सिस्टम का एक्सटर्नल टॉर्क 0, सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, या सिस्टम पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उनका जो नेट है, नेट टॉर्क, वो 0। तो इस केस पर क्या होता है, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्व रहता है। इस केस पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्व रहता है। इसका मतलब कांस्टेंट रहता है। इसको आप इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जब आप केपलर्स लॉ पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन, ठीक है, जब उसमें देखेंगे कि अगर एक पार्टी इसके इस एक्सिस के लॉन्ग क्या कर रहा है, घूम रहा है, और यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। अब ये घूम, इसमें एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, ठीक है। सिस्टम पर क्या है, या टॉर्क नेट इस पर क्या है, 0 है। तो इसका हम क्या लगाते हैं, अगर ये घुमा इस यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा 1 से, और यहाँ पर इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली ओमेगा 2, पूछ रहा है ओमेगा 2 निकालो, तो कैसे लगाओगे, आपको पता है सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 लग रहा है, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा मेरे प्यारे बच्चों। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, लो ये लगा लो, और यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल लो, किस एंगुलर वेलोसिटी से, ये दूसरा पार्टिकल, वही सेम पार्टिकल घूम रहा है,
ये दूसरा पार्टिकल है मान लो किसी में, ठीक है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लगाते हैं थ्योरम को, ठीक है, थ्योरम नहीं है ये कंसेप्ट ही है, ठीक है बच्चों। बहुत अगर आपको छोटी छोटी चीजें लगाना आ गई ना कि कैसे लगाते हैं, आधी फिजिक्स वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो लीनियर हो, ठीक है, ये लगाना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगाना आ गया तो बस आधा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा, देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस पर सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये आपका लीनियर मोशन मैंने यहाँ पर डिनोट किया और यहाँ पर रोटेशनल मोशन डिनोट किया। अब इन पर अंतर देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा, और L इज इक्वल्स टू √2IE। इसको आप सॉल्व पे खुद निकाल सकते हो, ठीक है, वैल्यूज डालनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होता है? टॉर्क। रोटेशन में क्या होता है? नाम चेंज हो गया, टॉर्क, काम भी चेंज हो गया, अब ये घुमाएगा। अरे ऐसा फोर्स जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाता है, क्या? लीनियर फोर्स, सिंपल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो घुमा भी देता है, मतलब टर्न कर देता है, किसी एक्सिस के लॉन्ग घुमा देता है, टॉर्क। इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिखना था यहाँ पर, ठीक है, हाफ mv²। और यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? हाफ, मास की जगह I और v की जगह ओमेगा, तो यहाँ क्या होती है रोटेशनल में? काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा²। ये काइनेटिक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे चले, हाँ जी आगे चलो। नेक्स्ट है कि अब ये देखो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के पास दो इक्विलिब्रियम होता है, पहला क्या है? ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या है? रोटेशनल। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अरे किसी बॉडी की ऐसी स्टेट जहां पर सिस्टम हम सारे फोर्स क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स हम बता सकते हैं, और वो सारे फोर्सेस क्या है? इक्वल है। वो सारे फोर्सेस क्या है? इक्वल है। मतलब सिस्टम के पास जो फोर्स लगता है नेट, वो 0 लगता है। यही होता है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक ऐसी पोजीशन फाइंड करो बॉडी की जहां पर नेट फोर्सेस, सारे फोर्स, चाहे वो इधर से लग रहा है ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे इधर, सारे फोर्स का नेट जब आप लोगे वो 0 के इक्वल आना चाहिए। और जो पोजीशन दे दे, मतलब जिस पोजीशन पर ये सब फोर्स नेट इक्वल टू 0 आ जाए, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, सुपर पोजीशन आप जब जानेंगे ना, वेव्स पढ़ेंगे, तब पता चलेगा आपको कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको फाइंड करनी है बॉडी की, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी तब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पर रहेगी, या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, या तो वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। और इसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स, उस बॉडी पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पर लग रहे हैं उनका जब वेक्टर सम करोगे, मतलब उनका जब फोर्स नेट निकालोगे, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे? कि कब या तो कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। कैसे? या फिर रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, या फिर सिस्टम पर, उस बॉडी पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन सबका जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या लग रहा है? बॉडी पर 0 लग रहा है। तब हम कहेंगे कि कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, ठीक है, ये दो इक्विलिब्रियम आपके पास होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ठीक है। चलो आगे। और हाँ, अगर आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब
ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बॉडी, तब हम कहेंगे उसको कैसी है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या कहाँ किस पर है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब देखो देखो चलो, इस पर नेट टॉर्क 0 लग रहा है, तो क्या लगाओगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। यहाँ हम लीनियर पर लगा सकते हैं, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सिस्टम पर नेट टॉर्क 0। नेक्स्ट देखो, स्पिनिंग क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक्सिस के अलोंग बॉडी क्या कर रही है, किसी एक्सिस के अलोंग बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, इसे कहते हैं ना स्पिन। आगे नहीं बढ़ रही, एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग मोशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग मोशन। ठीक है, अब जब स्पिनिंग मोशन होगा तो बॉडी के उस ये जो बॉडी घूम रही है, जो पार्टिकल घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, गोल गोल घूम रहा है एक्सिस के लॉन्ग, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी, तो उसके किनेटिक एनर्जी क्या होती है, KR। निकालते कैसे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से स्केलर, हमें जो पता ही है एनर्जी क्या होती है, स्केलर होती है। SI यूनिट क्या होगी, इसके जूल होगी। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको वर्क में भी पढ़ाया था, वर्क एनर्जी एंड पावर। जिसने लेक्चर नहीं देखा वर्क एनर्जी पावर का, वो पहले लेक्चर देख के आओ वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है, चलो भाई, मैंने क्या बताया था आपको, कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, √2m के ई, √2m के ई, यही तो लिख सकते हैं ना। सेम लीनियर की जगह मैंने लिखा L, √2m, के की जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, के की जगह क्या है, मास की जगह क्या है, I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या है, KER, KR, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल लिख सकते हो। अरे आप, मैं कह रहा हूं कि आपको जो लीनियर मोशन के जो फॉर्मूले याद है ना, वो आते हैं ना, तो सेम एज इट इज रोटेशनल में करना है। बस आपको पता होना चाहिए कि हम टर्म्स को चेंज कर देते हैं, मास को चेंज कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देते हैं रोटेशनल वाली पर, बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो प्योरली रोलिंग है। तो लेट, ठीक है, इसमें होता क्या है, इस केस में क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है। तो आप देखो, ठीक है, simultaneously given a translational motion too, then the motion is called rolling motion. rolling motion मतलब एक ऐसा मोशन कि बॉडी स्पिन भी कर रही है एक्सिस के अलोंग और आगे भी बढ़ रही है, जैसे कि टायर, अरे चक्का, कार का टायर घूमता भी है क्या, घूमेगा और आगे बढ़ेगा, घूमेगा और आगे बढ़ेगा, घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस पे जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, तो एक तो आती है रोटेशन की वजह से, एक तो आती है आपकी रोटेशन की वजह से, और एक काइनेटिक एनर्जी आती है ट्रांसलेशन की वजह से। अरे मोशन दो हो रहे हैं ना, एक रोटेशन हो रहा है और एक ट्रांसलेशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो दो होने हो, दो बनी ना, तो एक रोटेशन वाली और एक ट्रांसलेशनल वाली। ठीक है, रोटेशन वाली को कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन वाली को कैसे लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, नेट काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये आ गई, ये रही नेट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, ये देखो, ये रही आपकी नेट काइनेटिक एनर्जी Kn। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, के यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, कल ही पढ़ाया है, जिसने लेक्चर नहीं देखा कल वाला वो यूट्यूब में अपलोड हो चुका है, लेक्चर देखो पहले। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन, बच्चों पहले कल वाला लेक्चर देखो। अगर तुरंत आप रोटेशन मोशन में जंप करोगे स्टूडियो पर तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले कल वाला लेक्चर देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर किया है, गायरेशन वगैरह सब कुछ कवर किया है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वो नहीं पढ़ोगे, मतलब वो वीडियो आप नहीं देख रहे और सीधा जंप कर रहे हो इस लेक्चर पर, तो नहीं आएगी चीजें समझ में बच्चों, नहीं आएगी चीजें समझ में। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर आप वीडियो देखो। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ो।
रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग। मेरे प्यारे बच्चों, एक रोलिंग मोशन जिस पर बॉडी क्या कर रही है, रोल तो कर रही है लेकिन स्लिप नहीं कर रही, स्लिप नहीं कर रही। या रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखोगे जब मैंने इसमें रखा हुआ है इसको, ठीक है, अब इस बॉडी का एक पॉइंट देखो, उस पर लिखा P। अब एक पॉइंट ऑफ P जो कांटेक्ट पर है, ठीक है, इसके पास लीनियर वेलोसिटी v भी है और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी r ओमेगा भी है, ठीक है। ये दोनों लीनियर और रोटेशनल वाली, लीनियर और रोटेशन वाली वेलोसिटीज होती है ना, वो आपस में क्या होती है, इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोल तो कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा। इस केस पर आपकी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। ये रोलिंग आती कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें रोल करेगा ना तो सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स में जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स इसमें जरूरी होता है, ठीक है। तो if the given body rolls over a surface such that there is no relative motion between the body and the surface at the point of contact, तो उस मोशन को कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब कि अगर ये एक नीचे सरफेस रखा है और उसके ऊपर मैंने क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर डिस्क रखी है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर और इस सरफेस के बीच पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इस सरफेस फर्स्ट और सरफेस 2 के बीच पर कोई भी पॉइंट ऑफ रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इस रिलेटिव मोशन नहीं है, नहीं आया रिलेटिव मोशन, इसका मतलब कि जितनी लीनियर वेलोसिटी होगी उतनी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। अरे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इम्प्योर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इम्प्योर में क्या होता है, देखो इम्प्योर के केस में क्या होता है ना, रिलेटिव मोशन आ जाता है। इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी, पहले सरफेस के पॉइंट ए और दूसरे सरफेस के पॉइंट बी के बीच में क्या आता है, एक रिलेटिव मोशन आ जाता है, एक रिलेटिव मोशन आ जाता है। कह सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है जो 0 के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, इज इक्वल टू r ओमेगा वाली इधर हो जाएगी, ठीक है। और ये वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है, ये पॉइंट p के पर, ठीक है, b वाला समझो, पॉइंट p v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पॉइंट a r ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फॉर इम्प्योर रोलिंग मोशन के लिए, अगर आपका जो रोलिंग मोशन है वो इम्प्योर तब होता है, और इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जी हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें इस केस में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये देखोगे ना, VAP वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जी हाँ। और इस केस पर जो होता है ना कि रोलिंग मोशन, इम्प्योर रोलिंग मोशन के केस पर आपकी एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं होती इस केस पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इफ प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी तो V0 की वैल्यू हम 0 लेते हैं, और इस केस पर अगर ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तब भी हमारा V R ओमेगा के इक्वल नहीं होता, ठीक है। इस केस पर, इम्प्योर रोलिंग मोशन के केस पर मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है इस केस में। अब देखो ये रोल करेगी ना, फ्रिक्शन आएगा, और ये इम्प्योर रोलिंग है, मतलब रोलिंग विद स्लिपिंग। स्लिपिंग करने से क्या होगा ना, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी और ये कुछ समय बाद रुक जाएगा। इस केस पर रुकने का चांस कम है, इस केस पर रुकेगा नहीं, मतलब स्पीड कम होगी हल्की हल्की, लेकिन रुकने के चांस क्या होंगे, ऊपर वाले केस में कम होंगे, ठीक है। वहां एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्व है, यहाँ एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। किसकी फॉर्म पे, हीट की फॉर्म पे। फ्रिक्शन लग रहा है ना इस तरीके से। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस केस पर क्या हो रहा है, रोल कर रही है कोई चीज, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये नीचे गिरेगा, नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आती, ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
यही चीज लगानी है आपको, यही चीज लगानी है, इक्वेट करनी है चीजों को और आपके पास चीजें आ जाएगी। जैसे कि यहाँ बाय लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। लगा नहीं रखी यहाँ पर चीजें। ये नेट काइनेटिक एनर्जी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ नेट काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर वाले भी और रोटेशनल वाले भी। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, आप ड्राइव कर सकते हो। ये निकालना मैंने आपको सिखाया है यार पीछे। अरे आई की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू mk², वहां आई और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या आई की जगह ये डाल दोगे आप बस, और ओमेगा की जगह क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, ये डाल दोगे और फॉर्मूला ये बन जाएगा बस। अब देखो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, फॉर्मूला याद कर लो, आप निकाल भी सकते हो, जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूं कि आपको याद ही करने हैं। अरे कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी वहां यहाँ पर भी उतनी एनर्जी होगी। यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पर क्या होगी, चेंज हो जाएगी किस पर, काइनेटिक एनर्जी पर। कंजर्वेशन है ना, अरे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, ठीक है, अब रोल करते करते नीचे पहुंचेगा तो जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस करी, अरे उतनी तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर गेन हुआ होगा। बिल्कुल, तो वही तो लगाया है लॉस, ये देखो ना, लॉस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और हेंस गेन काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल चीजें है। तो चाहे फॉर्मूला याद रखो चाहे कंसेप्ट याद रखो, ठीक है, या आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, आपको जो चीज ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग वो चीज मेंटेन करो। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर जो वो गिरा उसकी वेलोसिटी बता दो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन में बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। उसको लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहे हो तो लीनियर बता देंगे, एंगुलर पूछ रहे हो तो एंगुलर भी बता देंगे। इक्वेशन है, v पता है, u पता है, u तो 0 होगा इनिशियल। हाइट पता है, हाइट निकाल नहीं सकते, s = h sin थीटा। ये हाइट क्या है, ये हाइट नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा के, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री लगा के नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटी चीजें हैं बच्चों, छोटी छोटी चीजें। और वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, 1 प्लस का k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो वेलोसिटी में भी यही फैक्टर आ रहा है 1 प्लस के, या कह सकते हैं k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए हम क्या, k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो चीजें नोट करो। अब देखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, कि उसको नीचे गिरने पर कितना टाइम लगाएगा, मतलब रोल करेगा ना, जब रोल करके वो नीचे गिरेगा तो कितने टाइम के बाद वो नीचे जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है, वही v = u + et लगाओ, t निकाल लो, वेलोसिटी मालूम है, u मालूम है, और एक्सेलरेशन आपको मालूम है। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, ये लो, टाइम का फॉर्मूला निकल के आ गया, तो सर्कल है ये लो, टाइम का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब जब आपने इतनी सारी एक्सप्रेशन निकाली और एक्सप्रेशन देखा तो आपको क्या पता चला कि वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर के। एक्सेलरेशन भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर के। और टाइम भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √1 + k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर के। ठीक है, ये सारी चीजें आपने क्या करी, नोट करी। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंक्लाइन प्लेन। जब कभी भी आपके पास इंक्लाइन प्लेन आ जाए तो आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फैक्टर है। ठीक है, ये मेजर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी का। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए। बॉडी मतलब अगर डिस्क है तो डिस्क के लिए सेम ही रहेगा, k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट सारे डिपेंड करते हैं
ऑल डिपेंड्स ऑन के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर पर। पीछे देखा था ना कैसे डिपेंड कर रहे हैं, वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन इनवर्सली और टाइम डायरेक्टली। तो लेसर द अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी, जितना कम किसी बॉडी का, या जो बॉडी रोल कर रही है उसका जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी कम उसकी के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगी। ठीक है, अब जितनी कम के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही कम क्या लगेगा उसको, टाइम लगेगा। अरे यार जितनी तेज उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जितनी तेज उसकी वेलोसिटी है, अरे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जाहिर सी बात है, जल्दी गिरेगा, तो टाइम तो अपने आप ही, टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, लॉजिक लगाओ, कोई चीज तेज चल रही है तो उसको जाहिर सी बात है टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? या चलो आगे, रोटेशन अबाउट एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है और एक पुली है सर्कल के केस पर। ठीक है, एक मास लटका रखा है जिस जो एक्सेलरेट करना है नीचे की तरफ, ए शो कर रखा है। ठीक है, टेंशन टी लगी ऊपर, मास पर धरती माने क्या लगाया, फोर्स लगाया, कितना लगाया, mg लगाया। ठीक है, अब पढ़ो क्या चीज है, गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन मास इज टाइड टू अ लाइट स्प्रिंग बाउंड ओवर अ पुली whose moment of inertia is I। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I है। डिस्क लग रहा है बच्चों, ये डिस्क, उसका रेडियस कितना है, R है। द व्हील बियरिंग इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, और स्प्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही रिम पर, इस पर स्लिप नहीं कर रही, मतलब यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो जो टेंशन टी प्रोड्यूस हुई स्प्रिंग पर वो किसके इक्वल होगी, टेंशन टी जो आपने प्रोड्यूस करी स्ट्रिंग पर, ये स्ट्रिंग पर खिंचाव जो आया वो कितना आया, टेंशन इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आई प्लस का एम आर स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है कि किस मास किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, वो एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको दे दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये निकलता कैसे, ये दोनों फॉर्मूला निकलते कैसे मेरे प्यारे बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, इक्विलिब्रियम स्टेट बताओगे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, जब आप इन चीजों को सॉल्व करोगे ना तब आपके पास टेंशन और इक्वेट करोगे और एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप खुद भी इसको बना सकते हो। ठीक है, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना सिखाया है। फोर्स लग रहा है नीचे, टेंशन है ऊपर। ठीक है, अब ऊपर ये घूम भी रही है, ये घूमेगी भी तो इसमें क्या आएगा, टॉर्क भी आएगा, तो टॉर्क को भी इक्वेट करना है बस। तो ऐसे चीजों से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जितना भी चीजें सीखी है, अब इनके जो हमने चीजें सीखी है आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, पढ़ो इसको। A horizontal force F acts on the sphere at its center as shown. Coefficient of friction between ground and sphere is mu. What is the maximum value of F for which there is no slipping? There is no slipping. आपको उस फोर्स की मैक्सिमम फोर्स बताना है जब स्लिपिंग नहीं होगी। There is no slipping. ठीक है, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है सर, बिल्कुल पढ़ाया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो घुमा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, ये कैसे घुमा देगा, तो अरे यार पहले ही तो केस आ गया कि टाउ नेट सिस्टम जीरो, नेट टॉर्क कितना है, अरे जीरो। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अभी बताया था फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर स्लिपिंग नहीं चाहिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहिए तो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और वही मैक्सिमम वैल्यू मांग रही है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, F माइनस के F इज इक्वल्स टू ma, यही आएगा। ठीक है, F माइनस एफ इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स है
मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी सॉरी, टॉर्क नेट इसमें जीरो नहीं होगा क्या? घूम रही है क्या? ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर, इट हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड स्फीयर इज म्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? ठीक है, सिस्टम का टॉर्क नेट तो जीरो है, नहीं जीरो नहीं होगा सिस्टम का टॉर्क नेट। ठीक है, देखो फ्रिक्शन की वजह से भी तो टॉर्क आएगा। अरे फ्रिक्शन नहीं तो प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो इसकी वजह से टॉर्क तो नहीं आया। तो ये बॉडी घूमेगी किसकी वजह से? घूमेगी इस फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देख नहीं रहो इसको। अब बताओ परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आया होगा। टॉर्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉर्क होता है आई अल्फा। ठीक है, ये होता है आई। अल्फा की जगह आपका लिखते हो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए बाई आर। ए क्या है? एक्सेलरेशन, और आर क्या है? इसकी रेडियस मान लेते हैं, यहां से यहां इसकी रेडियस आर है। ठीक है, अब टॉर्क जो आया वो फ्रिक्शन के इक्वल है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? टॉर्क, टॉर्क क्या है? आई ए डिवाइड बाई आर। ठीक है, फ्रिक्शन के ये फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, अब टॉर्क क्या है? फ्रिक्शन के इक्वल आया तो एफ डॉट आर आएगा ना, तो एफ डॉट आर इज इक्वल टू क्या? आई ए डिवाइड बाई आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू रेडियस, एफ डॉट आर। ठीक है, 90 का एंगल है, तो 90 का एंगल है ना आर और एफ के बीच में, तो क्या आएगा यहां से? एफ डॉट आर इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू डाल लो मेरे प्यारे बच्चों। आई कितना आएगा? डिस्क है, क्या है ये? स्पेयर है। स्पेयर का क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। आर से आर कट गया, जी हाँ। ठीक है, और ये आर से ये आर भी कट गया, तो फोर्स कितना आ गया? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास आ गया 2/5 एम ए। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन आ गया एम ए, तो 5 एम ए प्लस का 2/5 एम ए, तो कितना आएगा यहाँ से? 7/5 एम ए। तो ये फोर्स हमारे पास आ गया, कितना आएगा? 7/5 एम ए। अब जो फ्रिक्शनल मैक्सिमम फोर्स लगता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, वो कब लगता है? एफ फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, तो किसके ऊपर होता है? म्यू और एन। एन क्या है? मास इनटू ये होता है, नहीं होता फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी, फ्रिक्शन फोर्स कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 2/5 एम ए, तो 2/5 एम ए म्यू एम जी। ठीक है, अब ए को उधर करोगे, जैसे सॉल्व करोगे फर्दर, तो यहां से आपके पास आएगा ए इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल देन 5/2 म्यू एम जी। बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? इतना क्लियर कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी लीनियर वाले की, वो इससे कम होनी चाहिए, इसके इक्वल तो चलेगा। अच्छा, अब इसको 7/5 एम ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/5 एम से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? ये ए, तो इसको 7/5 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 7/5 से किया ना, तो 7/7/2 आ जाएगा, तो ये 7/2। ठीक है, म्यू एम जी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तो फोर्स के इक्वल आ जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम म्यू एम जी। फोर्स मैक्सिमम कितना आ जाएगा? म्यू एम जी के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे फोर्स मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा यार? म्यू एम जी के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा? बताओ बताओ बताओ, नहीं आएगा क्या? मास से मास भी काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये म्यू जी लगते हैं इसको। ये गड़बड़ हो गई बच्चों, आ गया, चलो ठीक है। ये म्यू मैंने प्रयास पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं पूरा ही उठा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया म्यू जी और यहाँ भी आएगा म्यू जी। ठीक है,
और ये मास को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा इधर के साथ म्यू एम जी, बराबर एक चीज है, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम कितना आ गया 7/2 mg के इक्वल होना चाहिए, 7/2 7/2 बिल्कुल ठीक। अरे यार यस और नो, बिल्कुल ठीक। ये 7/2, अरे ये 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे 7 से करेंगे ना। अरे यार ये मास एंड एक्सेलरेशन 5 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 7 से, तो आंसर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ठीक, इसका आंसर पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, A T-shaped object with dimensions as shown in the figure is lying on a smooth floor पर lie कर रहा है। A force is applied at the point P। P पर मैंने एक फोर्स लगाया, horizontal force है, पैरेलल टू AB के पैरेलल है, such that the object has only translational motion। ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेशनल मोशन है। जाहिर सी बात है इधर से पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क तो आएगा ही नहीं। विदाउट रोटेशन लिखा है कि बिना रोटेशन के साथ मोशन हो रहा है। फाइंड द लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। विद रिस्पेक्ट C के रिस्पेक्ट पर P की लोकेशन बतानी है, मतलब आपको CP की वैल्यू पता करनी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। अब इस सिस्टम पर जब कभी भी ये सिस्टम का टॉर्क नेट 0 होगा, ये मैंने क्यों यह लिखो, देखो पहले आप सिस्टम को देखो, क्या इस पर टॉर्क नेट 0 नहीं होगा, खाली ये फोर्स इधर से लग रहा है और लीनियर मोशन है, नो रोटेशन मोशन, तो टॉर्क नेट तो पहले ही आपका 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दोगे इस बात को, तो जो ये एक्सिस है वो क्या है, सिमेट्री है। अरे यार जो ये सिस्टम है वो क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको काटता हूं तो इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही मास, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने एक पॉइंट माना यहाँ पर O। अब इस लेंथ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आता है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास O पर है और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, P पर है, ठीक है। मान लो इसको P कर है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक M1 मास रखा हुआ है, ठीक है। M1 इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू क्या है M, इसकी वैल्यू M है, ठीक है। अब ध्यान दोगे कि लेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास पर। जितनी ज्यादा लंबी रॉड उतने ज्यादा उसके अंदर मास। तो अगर लेंथ L पर कितना मास है, लेंथ L पर अगर M मास है तो लेंथ 2L पर कितना मास होगा, 2M होगा कि नहीं होगा, जी होगा। तो अगर M1 M है तो M2 कितना आएगा, मास 2, जो कि मैंने यहां पर रखा है, वो कितना आएगा, 2M, ठीक है। M1 का कोऑर्डिनेट y1 बनेगा और M2 का कोऑर्डिनेट y2 बनेगा। तो y1 की वैल्यू क्या है, ओरिजिन, y2 की वैल्यू क्या है, अरे यार ये 2L लंबी रोड है और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो यहाँ L लेंथ और यहाँ L लेंथ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, L बनेगा। अब लगाओ फॉर्मूला YCM का, YCM M1 y1 प्लस का M2 डिवाइड बाय M1 प्लस का M2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो M1 y1 तो ये 0 आ जाएगा, M2 की वैल्यू 2M और ये आएगा 2mL, नीचे कितना आएगा 2M और ये 3M, मास से मास कटा, YCM की वैल्यू आ गई 2L डिवाइड बाय 3। इसको हाईलाइट कर दिया आपने, ठीक है। अब देखोगे मेरे को CP की वैल्यू मान लिया, अरे यार 2L, तो CP की वैल्यू क्या आएगी, CP इज इक्वल टू कितना आएगा, 2L माइनस के 2L डिवाइड बाय 3, 3 टू 6 तो 4L डिवाइड बाय 3, 4L डिवाइड बाय 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस A, एक यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस A की एंड मास M, एक यूनिफॉर्म डिस्क है रेडियस A की और जिसका मास क्या M है, रोटेटिंग फ्रीली विद एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट कर रही है अबाउट अ स्मूथ फिक्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इस सेंटर से, मतलब सेंटर से, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ए पार्टिकल ऑल्सो मास M, एक पार्टिकल है जिसका मास भी क्या है M,
उसको हम क्या करते हैं, इस डिस्क के साथ अटैच कर देते हैं और फिर वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो एंगुलर स्पीड, न्यू एंगुलर स्पीड पूछी है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि ओमेगा 2 की वैल्यू बताओ, ओमेगा 2 की वैल्यू बताओ मेरे प्यारे बच्चों। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है सिस्टम पर, टॉर्क नेट 0 है, तो आप क्या लगाओगे, क्या दिमाग में आएगा आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि जितना एंगुलर मोमेंटम इस I1 I उतना ही एंगुलर मोमेंटम I2 ओमेगा 2 का, यही तो लगाओगे यार। और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या, ओमेगा 2 पूछा उसने, तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या, I1 डिवाइड बाय I2 इंटू ओमेगा 1, यही तो करना है। I1 क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये mr स्क्वायर हाफ ma स्क्वायर, तो ये ma स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आपका I1 आ गया। I2 कैसे, I2 क्या आएगा, अब तो पहले खाली डिस्क का पूछा है, अब मैंने सिस्टम का भी पूछा है, तो नेट सिस्टम का बताओ क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, तो पहले तो डिस्क का बताओ कि डिस्क का कितना है, वो है ma स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में क्या करूंगा, mr स्क्वायर इसका, अरे यार इसकी वजह से तो यही तो आएगा ना, अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यार, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसका क्या आएगा, ma स्क्वायर, नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा क्या, बोलो जी, आएगा। तो आपके पास I1 पता है, I2 पता है और ओमेगा भी पता है, आंसर बताओगे इसको मेरा निकाल के सिंप्लीफाई करके, तो ओमेगा बाय 3 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास क्या है 20 kg, आगे रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अलोंग जिसकी ओमेगा दे रखी है, ओमेगा दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर के रेडियस भी दे रखी है 0.25 मीटर। अब सिस्टम से क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अरे यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू आई, आई की जगह वैल्यू डालो, आई की जगह क्या होती है, सिलेंडर है, सिलेंडर है तो इसका क्या आएगा, mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। मास पता है, रेडियस पता है, ओमेगा पता है यार, सब चीजें तो पता है। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, ठीक है। तो अगर आपके काइनेटिक एनर्जी निकल गई होगी, ठीक है, अब देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी सारी अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दूसरी चीज निकालने का बचाना है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो दूसरी चीज अगर आप ना भी निकालोगे तो चलेगा, बस पहली चीज निकाल दो, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सारे केसेस में अलग अलग है। तो कोई एक ही केस होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो एक केस होगा बी वाला, 3125 आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है, 25 जूल, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास 3125 यहाँ भी एक ऑप्शन होता, तब आपको क्या निकालना होता मेरे प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम भी इसका निकालना होता, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंगुलर स्मार्ट वे तरीके से करना है क्वेश्चन यार, ठीक है, स्मार्ट तरीके से सारी चीजें करनी है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी सारी अलग अलग है, तो खाली काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा तो मेरे को तो ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरी चीजें निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों इसे कहते हैं स्मार्ट वे, ठीक है। स्मार्ट तरीके से ना आप टाइम भी बचाते हो, अपना स्कोर भी कर लेते हो, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करो, ठीक है। कमेंट्स किसके रिगार्डिंग करने के, कोई टॉपिक सर आप पढ़ा दो जो अंडर 10 मिनट कवर हो जाए, ठीक है, वो टॉपिक आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता, एक बार 10 मिनट्स की वीडियो बना दे,
या फिर किसी भी टॉपिक पर बर्नौली प्रिंसिपल नहीं आता सर, कार्नोट इंजन के बारे में सर, हीट इंजन के बारे में सर, वेव्स के बारे में सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए 10 मिनट्स की अंदर जो कवर हो जाए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को यार लाइक आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको सौंपता हूँ कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। थैंक यू।